हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं कुंवरजी ग्रुप के रवि दियोरा और एचडीएफसी सिक्योरिटीज के तपन पटेल। और बात सबसे पहले यहां पर सोने की करेंगे क्योंकि ऑल टाइम हाईज हमने यहां पर आज फिर से बनते हुए देखे हैं। 49,000 के लेवल्स आज यहां पर एमसीएक्स पर निकले हैं और फिजिकल मार्केट्स में हमने और भी ज्यादा इससे बढ़त आते हुए देखी है क्योंकि उसमें इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी वो सब लगता है और अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो मेकिंग चार्जेस भी लगते हैं। तो अच्छी खासी बढ़त के साथ सोने में आज यहां पर कारोबार है। तपन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपकी टॉपिक्स क्या हैं और क्या उसमें सोना है? जी डेफिनेटली सोना तो रहेगा ही आज की टॉपिक्स में, क्योंकि काफ़ी सालों बाद आई थिंक 9 इयर्स हाई पे है गोल्ड के प्राइस कॉमिक गोल्ड में। जो 1800 का लेवल जो है कि रेजिस्टेंस था वो ब्रेक किया हुआ है आज। तो अगर लेवल्स की बात करें तो डेफिनेटली 48,900 पे थोड़ा करेक्शन पे गोल्ड में बाइंग की जा सकती है। 49,200 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस की बात करें तो 48,750 के बिलो का स्टॉप लॉस मेंटेन करके गोल्ड में बाइंग की जा सकती है। मुझे लग रहा है कि ये बाइंग जो है कंटिन्यू रहेगी मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। और 1800 के टारगेट जो थे हमारे वो अचीव हो गए, लेकिन आगे जाके भी 1920 के टारगेट्स अचीव हो सकते हैं कॉमिक्स में। एमसीएक्स के लेवल की बात करें तो मुझे लग रहा है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में 52,000 के लेवल्स गोल्ड में आ सकते हैं। मेरी दूसरी पिक रहेगी कॉपर में। तो कॉपर में जैसा आपने बताया कि जो प्रोड्यूसर्स जो ग्रुप है अमेरिका में, वहाँ से प्रोडक्शन कट्स के जो फियर है उसके हिसाब से कॉपर में बाइंग आ रही है। तो 475 के लेवल पे कॉपर में बाइंग की जा सकती है। 478 का टारगेट रहेगा और 473 का स्टॉप लॉस के कॉपर में बाइंग की जा सकती है। रवि, आपकी टॉपिक्स आज कहां पर रहेंगी एग्रीकल्चर स्पेस में? एग्रीकल्चर स्पेस में पहली जो मेरी टॉपिक है वो स्पाइसेस से है। मैंने टर्मरिक में बाइंग का व्यू दिया है। काफी अच्छी डोमेस्टिक डिमांड है एज वेल एज देखे तो अभी सप्लाई का कोई इतना प्रेशर है नहीं, क्योंकि उसके लिए टर्मरिक में एक अच्छी यहाँ से बढ़त देखने को मिल सकते हैं। 5800 के मेरे अगस्त मंथ के टारगेट रहेंगे। वहीं स्टॉप लॉस 5630 का लगाना है। और सेकंड मुझे ऑयल पैक, काफी एडिबल ऑयल पैक पसंद है, क्योंकि अभी जो सोपा है उसने सोया ऑयल के जो इम्पोर्ट है उसके ऊपर जो एक कैप रखने के लिए एक आवेदन दिया है गवर्नमेंट को। सेकंड उसका जो ड्यूटी है इंपोर्ट ड्यूटी उसमें भी बढ़ोतरी करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। तो मेरे हिसाब से एक सेंटिमेंटल सपोर्ट है वो सीपीओ एंड सोया दोनों को मिलेगा। तो पाम ऑयल मेरी दूसरी रिकमेंडेशन रहेगी। 685 का मेरा टारगेट रहेगा। 663 का एक स्टॉप लॉस लगा लेना है। तो एक ऑयल एंड एक स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स है, ये दो मेरी आज के लिए रिकमेंडेशन रहेगी। तो ये एग्री कमोडिटीज में वहां पर क्यूज है, लेकिन अब बात करेंगे कॉटन की, क्योंकि यहां पर हमने बुआई का इलाका पिछले साल के कंपैरिजन में डबल होते हुए देखा है और इसी के चलते यहां पर जिस तरह की यूएसडीए की रिपोर्ट आई है उनके हिसाब से उनका मानना है कि इंडिया का जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो यहां पर करीबन 240 लाख बेल्स रह सकता है। भारतीय बाजारों में कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया को नहीं लगता कि इतने लंबे फिगर्स हमें यहां पर देखने को मिलेंगे, लेकिन जान लेते हैं। अतुल गनात्रा जी अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अतुल जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपसे बुआई के इलाके के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि 5 साल की एवरेज देखी जाए, नॉर्मल एवरेज भी देखी जाए तो भी जिस तरह का कॉटन का बुआई का इलाका है वो पिछले साल के मुकाबले तो डबल है ही, लेकिन एवरेज के हिसाब से भी काफी ज्यादा है। नमस्कार मनीषा जी। देखिए, ये कॉटन का सोइंग जो आप बोल रहे हैं कि इलाका डबल हो गया है, इसकी एक वजह है कि जो जून महीने के फर्स्ट वीक में एक साइक्लोन आया था, जिसकी वजह से गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत अर्ली रेन्स आ गए थे। तो सोइंग थोड़ा जल्दी हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कॉटन का सोइंग बढ़ेगा, क्योंकि अर्ली बारिश आने से हमारे जो अभी आप 5 जुलाई के जो सोइंग के फिगर है वो हम समझते हैं बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू लास्ट ईयर, मगर ऐसा नहीं रहने वाला है। हमने जो सीड कंपनियों से रिपोर्ट मंगाए तो गुजरात में 15 से लेके 30% कॉटन का सोइंग एरिया कम होने की संभावना है और महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली विदर्भ में 20% सोइंग कॉटन का कम होगा। गुजरात में फार्मर्स मूंगफली की तरफ मुड़ गए हैं और महाराष्ट्र में सोयाबीन की तरफ मुड़ गए हैं। तो जब फाइनल फिगर आएंगे 15 जुलाई या एंड ऑफ जुलाई जो कॉटन का, तब तक सोइंग होता है थोड़ा थोड़ा, तो हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ गिरावट आएगी पूरे साल में, मगर कुछ हमें ऐसा नहीं लगता है कि कॉटन का सोइंग लास्ट ईयर का फिगर टच करेगा। ये जो अभी सोइंग आपको ज्यादा दिख रहा है वो अर्ली रेंज की वजह से है। जी हाँ जी जी
ओके, अतुल जी, हम यूजुअली यहाँ पर यूएसडीए की रिपोर्ट को काफी ज्यादा मान्यता देते हैं, लेकिन जो उनके नंबर्स आए हैं और जो आपने चिट्ठी यूएसडीए को लिखी है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर फिगर्स में फेरबदल है, आप कैसे देखते हैं और कैसे उनके नंबर्स या अपने नंबर्स जस्टिफाई कर रहे हैं आप? जी मैडम, ये देखिए, यूएसडीए का जो लेटेस्ट इंडियन कॉटन का रिपोर्ट आया है, उनमें उन्होंने इंडियन कॉटन का ओपनिंग कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 244 लाख का बताया है, जो 31 जुलाई तक का उनका कैलकुलेशन रहता है। अगर हम दो महीने का कंजम्पशन भी पकड़ ले तो वो उनके हिसाब से 200 लाख बेल्स का कैरी फॉरवर्ड रहता है, जो बहुत ज्यादा है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 50 लाख है, सीसीआई का 50 लाख है और कॉटन एडवाइजरी बोर्ड सीएबी का 48 लाख बेल्स है। तो ये यूएसडीए का रिपोर्ट 150 लाख बेल्स का हमारा कैरी फॉरवर्ड रिपोर्ट ज्यादा बताता है। इसलिए हमने आज टेक्सटाइल मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर सबको ये लेटर भी लिखा है, फोन भी किया है कि इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो हमारा इतना बड़ा एक्सेस स्टॉक बताया है, उसकी वजह से आज हमारे फार्मर जो 4,500 रुपये में कपास बेच रहे हैं क्योंकि कॉटन नहीं बिक रहा है। जिनर के पास जो थोड़ा स्टॉक है उसमें लॉस हो गया। गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक सीसीआई, महाराष्ट्र फेडरेशन, उन्होंने एमएसपी पे बड़ी खरीदी की है, उनका माल नहीं बिक रहा है, उनको लॉस हो रहा है। तो हमने गवर्नमेंट को ये बताया है कि इसकी वजह से बहुत लॉस हो रहा है। और सबसे बड़ा लॉस ये हो रहा है कि हमारा जो ये यूएसडीए का रिपोर्ट है वो पूरे वर्ल्ड में जाता है और सभी देश को ऐसा लगता है कि इंडिया में बहुत कॉटन पड़ा है, तो हमारा यार्न और कॉटन एक्सपोर्ट में रेट ही नहीं मिल रहा है। तो ये जो रिपोर्ट है वो बहुत रॉन्ग रिपोर्ट है और इसको अगर हमारी गवर्नमेंट हमने कहा है कि हमारी इंडियन टेक्सटाइल मिनिस्टर की ऑफिस यूएसए में भी है, तो वहां से उनको बोल के कराया जाए, फिगर सही कराना बहुत जरूरी है मैडम। अतुल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली जहां तक बुआई का इलाका है वहां पर शायद हमें बहुत ज्यादा बढ़त सीजन के खत्म होते होते तक नहीं मिलेगी, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अतुल जी कह रहे थे वो ये कि शायद यूएसडीए की रिपोर्ट में जिस तरह का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है या कॉटन की इन्वेंट्रीज की बात की जा रही है वो बहुत ही ज्यादा है और शायद उसे ग्लोबल लेवल पे यहाँ पर ठीक कराने की जरूरत है। क्लियरली अगर आप कॉटन के प्राइसेस देखें तो पिछले साल के कंपैरिजन में हमने काफी नीचे आते हुए देखे हैं। सो मच सो कि जैसे हम पिछले एक महीने से बात कर रहे हैं कि भारतीय कॉटन के भाव अब विश्व में सबसे ज्यादा चीप हैं। रवि, आप कैसे देखते हैं कॉटन के प्राइसेस को? कुछ बहुत चिंताएं ऑफ कोर्स यहाँ पर एसोसिएशन को है इसको लेकर। डेफिनेटली रिपोर्ट अगर देखे तो उसमें एक ये नेगेटिव सरप्राइज प्राइसेस के लिए था, क्योंकि पूरे अगर साल की प्रोडक्शन के 60% अगर एंडिंग स्टॉक दिखाए तो प्राइसेस के लिए डेफिनेटली नेगेटिव रहता है। वहीं देखे तो सीसीआई की जो लास्ट ईयर की प्रोडक्शन की एस्टिमेट थी एंड यूएसडीए की जो एक्सपेक्टेशन थी उसमें भी करीबन 60 लाख बेल्स का डिफरेंस था और लास्ट में जो सेटल हुई जो प्रोडक्शन वो सीसीआई के लेवल के करीब ही सेटल हुई 353 के करीब। तो मेरे हिसाब से ये काफी बड़ी फिगर है। शायद ये कुछ जो स्टॉक्स है उसका ये 3 महीने का वो लोग ने कुछ थियोरिटिकल कट करके वो दिया होगा, शायद इसको ठीक भी कर देंगे वो। बट ऑल ओवर प्राइस डिमांड को लेके काफी कंसर्न है, क्योंकि हम अगर एंटी चाइना कैंपेन यहाँ चल रहा है और चाइनीज प्रोडक्ट्स की बान के ऊपर काफी हम यहाँ गहराई से सोच रहे, पॉलिसी बना रहे, तो इंडिया का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन इनडायरेक्ट चाइना है कॉटन का। तो वहां से भी कुछ ऐसे स्टेप्स, वो एंटी डंपिंग स्टेप्स वहां से भी लिए जा रहे हैं, वहां से भी जो हमारे ऑर्डर्स थे वो कैंसिल हो रहे हैं। एज वेल एज देखे तो वहां पे जो पोर्ट पे काफी माल पड़ा है वो क्लियर नहीं हो रहा है, ऐसा आज सुबह भी न्यूज आ रहे थे। तो बेसिकली देखे तो कॉटन के प्राइसेस फंडामेंटली और कंसर्न्स ऑफ डिमांड थोड़े डाउन रह सकते हैं मेरे हिसाब से। अगर कपास की बात करें तो वो 970-980 का एक यहाँ से बैंड रेजिस्टेंस बैंड बना के चल रहा है, तो वहां पे एक बार वहां शॉर्ट करना चाहे। मेरे हिसाब से जो स्पॉट के प्राइसेस काफी नीचे आ रहे हैं, तो इस हिसाब से यहाँ जो कपास के प्राइसेस है 920 से 910 तक आ सकते हैं, यहाँ से 30 से 40 पॉइंट का और गिरावट देखने को मिल सकता है। तो ये जो न्यूज है इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि कपास में थोड़ा प्रेशर रहेगा, क्योंकि कॉटन के जो एक्सचेंज के प्राइसेस है कपास के एंड जो स्पॉट में चल रहे हैं उसमें करीबन 80 to 90 रुपीस का डिफरेंस आ चुका है। तो मेरे हिसाब से कपास में शॉर्ट करना चाहिए। कॉटन में इंटरनेशनल बेंचमार्क काफी पॉजिटिव चल रहा है, तो वहां पे एक बार शॉर्ट नहीं करना है। कपास इज अ बेस्ट ऑप्शन टू शॉर्ट।
चलिए, तो यानी कि दबाव यहां पर प्राइसेस में बना रह सकता है। लेकिन बात करेंगे अब मसालों की, क्योंकि स्पाइसेस बोर्ड की तरफ से 2019-20 के प्रोडक्शन के आंकड़े अब यहां पर जारी हुए हैं। इसके हिसाब से भारत में हमने मसालों की जो उत्पादन है उसमें 1.5% की बढ़त आते हुए देखी है। सबसे ज्यादा इजाफा अगर आप देखें तो वो यहां पर हमने जीरे में नहीं, कोरिएंडर में आते हुए देखा है, जहां पर 26% की बढ़त देखने को मिली है, और पेपर में करीबन 27% का इजाफा यहां पर देखने को मिला है। तो प्रोडक्शन इन दोनों की यहां पर काफी ज्यादा रही है। जीरे के उत्पादन में करीबन 22% की गिरावट है, और यही हाल काफी हद तक यहां पर हल्दी में भी देखने को मिला है, जहां पर 2.25% की गिरावट देखने को मिली है। यहां पर रवि, आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि मसालों के एक्सपोर्ट के नंबर्स भी हल्के से वीक आए थे, और जिस तरह का हमने उत्पादन के नंबर्स अब यहां पर आते हुए देखे हैं, मसाले के पैक में आपको यहां पर एक टॉप ट्रेड कहां पर नजर आता है? मसाले में देखे तो वैसे एक्सपोर्ट डिमांड रहा है, इस हिसाब से देखे तो जीरा, धनिया काफी एक साइडवेज मोमेंट में चल रहा है। टर्मरिक जैसे इसका यूज काफी एंटी बैक्टीरियल पे यूज होता है, साथ में देखे तो इम्यूनिटी बूस्टर के दौर पे भी काफी अच्छी डिमांड टर्मरिक की बनी है। तो वो थोड़ा पैक पर डिवाइड हो चुका है। उसमें मुझे लग रहा है कि धनिया में एक अच्छा हुआ कि लास्ट यील्ड काफी खराब रही, अदरवाइज जो प्रोडक्शन के नंबर्स थे वो काफी हायर नंबर थे, और अभी भी लग रहा है कि जो प्राइसेस अगर ये लेवल पे सस्टेन किए तो नेक्स्ट ईयर का प्रोडक्शन भी काफी ऊपर आ सकता है। तो मेरे हिसाब से धनिया में ये न्यूज पे शॉर्ट करना एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है। डाउन साइड जो टारगेट है वो 6000 के लेवल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऊपर 6300 के करीब एक शॉर्ट का पोजीशन बनाना है, 6420 के स्टॉप लॉस के साथ। वही बात करें तो टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि ये प्रोडक्शन नंबर एज वेल एज डिमांड एक काफी अच्छी बूस्टर हो सकती है। तो टर्मरिक में वैसे मेरा इंट्राडे पिक भी है, तो 5800 के टारगेट के लिए टर्मरिक बाय करें। तो ये जो न्यूज है इस हिसाब से टर्मरिक बाय करके वहीं धनिया में सेल करके एक ट्रेड लिया जा सकता है। परफेक्ट। तो स्पाइसेस में फिलहाल यहां पर ये ट्रेड निकल के आ रहा है, लेकिन नजर यहां पर सोने से हटती ही नहीं, क्योंकि यहां पर फिर से हमने अब बढ़त यहां पर आते हुए देखी है। 49,045 का ऑल टाइम हाई अभी तक यहां पर एमसीएक्स में बनता हुआ नजर आया है, लेकिन जो भी इनिशियल व्यूज यहां पर आ रहे हैं तपन, वो और तेजी की तरफ ही है। नियर टर्म तो आपने बताया आज के लिए तो आपके लिए सोने में खरीदारी है ही, आपने ये भी कहा कि हर डिप पर बाइंग करके चलें, लेकिन इस साल, अगले साल कुछ मीडियम टर्म, लॉन्गर टर्म रिपोर्ट्स हैं आपकी तरफ से, क्या लगता है कहां जाते हैं हम यहाँ? जी डेफिनेटली 1800 जो लेवल था कॉमिक्स में और 49,000 का एमसीएक्स में, वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल थे, तो वो आज ब्रेक हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस साल के लिए बात करें तो 1920 जो प्रीवियस हाई था वहां तक प्राइसेस जा सकते हैं। और सेम थिंग हम एमसीएक्स के लेवल की टर्म में बात करें तो 52,000 के लेवल्स एमसीएक्स में हमको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उसके आगे की बात करें तो डेफिनेटली 2000 के ऊपर प्राइसेस जा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि 2200 की 2300 की रेंज जो है वो देखने को मिल सकती है गोल्ड में, लेकिन वो अगले साल देखने को मिल सकती है। लेकिन इस साल के लिए जो भी फैक्टर्स है, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है या फिर यूएस चाइना की जो फेज 2 ट्रेड की जो बातें हैं, वो अनसर्टेनिटी मार्केट में है। और जो करंट जो डेवलपिंग स्टोरी है कोरोना वायरस की, वो एक है जो ये सब फैक्टर्स जो है वो काफी सपोर्ट कर सकते हैं गोल्ड प्राइस को ऊपर की तरफ ट्रेड करने के लिए। तो बुलिश व्यू कंटिन्यू रहेगा गोल्ड में, और जैसे मैंने बताया कि 52,000 इस साल के लिए हम प्राइस को देख सकते हैं। तपन, क्या लगता है चांदी में किस तरह के सपोर्ट लेवल्स हैं, क्योंकि यहां पर भी 50-51 हजार तक के लेवल्स शायद हम बनता हुआ देखेंगे, लेकिन क्या यहां पर भी खरीदारी सोने की तरह ही करनी चाहिए? जी डेफिनेटली मुझे लग रहा है चांदी में भी सोने की रिकवरी तो के साथ उसको इफेक्ट मिलेगा, लेकिन उसके बाद अगर 4 से 5 साल के जो व्यू की बात करें तो मुझे लग रहा है चांदी काफी बेटर रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि चांदी में जो इंडस्ट्रियल डिमांड आएगी, बेस मेटल के साथ जो रिकवरी आएगी वो काफी अच्छी आएगी। तो अगर लॉन्ग टर्म के लेवल की बात करें तो मुझे लग रहा है कि कॉमिक्स में $21 के लेवल हम चांदी में हम देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में। और अगर एमसीएक्स के लेवल की बात करें तो 53,000 58,000 के लेवल जो है वो चांदी में आ सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है स्लो एंड स्टडी रिकवरी बेस मेटल के साथ चांदी में आ सकती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखें तो चांदी एक बेटर ऑप्शन है। चलिए, सोने में खरीदारी का जारी रखिए, लेकिन चांदी लॉन्गर टर्म के लिए एक बेहतर ऑप्शन है, ये हमारे एक्सपर्ट आपको बता रहे हैं। तो खरीदारी करके ही यहाँ पर प्रेशियस मेटल्स में काम करना है। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो हमारे दर्शकों को करेंगे शामिल, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं ही, वो देंगे उनके सवालों के जवाब।